14 फरवरी 2019 की तारीख। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सीआरपीएफ का एक कन्वॉय गुजर रहा था। 78 गाड़ियां और 2500 से ज्यादा जवान। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर तभी एक लिंक रोड से एक रेड कलर की मारुति इको कार तेजी से आती है और सीधा कन्वॉय के बीच चल रही बस नंबर HR 49F0637 से टकरा जाती है। एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसकी गूंज 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। कुछ ही सेकंड्स में बस का नामो निशान मिट जाता है और सड़क पर फैल जाता है सिर्फ मलबा और खून। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, यह एक वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी जिसे हम ब्लैक डे के नाम से जानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी सिक्योरिटी के बावजूद यह कार वहां पहुंची कैसे? कौन था वह शख्स जो मौत का सामान लेकर उस कार में बैठा था, और कौन था वो मास्टरमाइंड जो पर्दे के पीछे से इस खूनी खेल को कंट्रोल कर रहा था? अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे NIA ने इस ब्लाइंड केस को सॉल्व किया और कैसे एक टूटे हुए मोबाइल फोन ने पूरी साजिश का पर्दाफाश किया, तो जुड़े रहिए इस वीडियो के एंड तक। 14 फरवरी की सुबह जम्मू के ट्रांजिट कैंप में हलचल तेज थी। पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बर्फबारी और लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे बंद था, जिसकी वजह से हजारों जवान जम्मू में फंसे हुए थे। जैसे ही मौसम साफ हुआ तो हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया कि सभी जवानों को एक साथ श्रीनगर भेजा जाए। सुबह के करीब 3:30 बजे 78 गाड़ियों का एक लंबा काफिला जम्मू से निकलता है। इस काफिले में 2500 से ज्यादा जवान सवार थे जो अपनी छुट्टियां बिताकर वापस ड्यूटी पर लौट रहे थे। इनमें से कई जवान ऐसे थे जो अपने घर वालों से वादा करके आए थे कि वो जल्द ही वापस आएंगे। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सफर उनका आखिरी सफर होने वाला है। काफिला पूरी सिक्योरिटी के साथ आगे बढ़ रहा था। रोड ओपनिंग पार्टी ने रास्ते की चेकिंग कर ली थी और गाड़ियां अपनी रफ्तार से श्रीनगर की तरफ बढ़ रही थी। दोपहर के करीब 3 बजे काफिला कश्मीर वैली में एंटर करता है और पुलवामा के लेथपोरा इलाके के पास पहुंचता है। ये वो जगह थी जहां सड़क थोड़ी घुमावदार और चढ़ाई वाली थी। ठीक इसी वक्त एक सर्विस रोड से एक मारुति इको कार हाईवे पर आती है। इस कार को चला रहा था 20 साल का एक कश्मीरी लड़का आदिल अहमद डार। आदिल ने अपनी कार की स्पीड बढ़ाई और धीरे धीरे काफिले के साथ चलने लगा। सिक्योरिटी वाहनों को चकमा देते हुए वो काफिले के बीच में घुस गया। उसका टारगेट थी 76वीं बटालियन की बस नंबर HR 49F0637, जिसमें 40 जवान बैठे थे। जैसे ही आदिल की कार बस के बराबर पहुंची, उसने कार को सीधा बस की तरफ मोड़ दिया। एक भयानक टक्कर हुई और उसके तुरंत बाद 200 किलोग्राम एक्सप्लोसिव्स फट गए। धमाका इतना तेज था कि बस के परखच्चे उड़ गए और लोहा पिघलकर सड़क पर बिखर गया। जो मंजर वहां था वो किसी भी इंसान की रूह कंपा देने वाला था। ब्लास्ट के बाद वहां सिर्फ धुएं का गुब्बार और चीख पुकार थी। जो जवान दूसरी गाड़ियों में थे वो तुरंत नीचे उतरे और उन्होंने कॉम्बैट पोजीशन ले ली, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी है। लेकिन वहां कोई फायरिंग नहीं हो रही थी। वहां सिर्फ मौत का सन्नाटा छा रहा था। बस नंबर HR 49F0637 पूरी तरह से राख बन चुकी थी। इस हमले में हमारे 40 बहादुर जवानों ने अपनी जान गंवा दी थी। पूरे देश में गुस्से और शोक की लहर दौड़ गई। हर तरफ सिर्फ एक ही मांग थी, बदला। लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी। यह एक ब्लाइंड केस था। हमला करने वाला आदिल अहमद डार ब्लास्ट में मारा जा चुका था और कार के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। सबूत के नाम पर वहां कुछ भी नहीं बचा था। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA की टीम जब मौके पर पहुंची तो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि इस हमले की शुरुआत कहां से की जाए। इन्वेस्टिगेशन टीम ने पूरे इलाके को छान मारा। मेटिकुलस सर्च के बाद उन्हें मलबे के ढेर में एक बहुत छोटा सा मेटल का टुकड़ा मिला। यह टुकड़ा उस मारुति इको कार के शॉक एब्जॉर्बर का था। इस छोटे से टुकड़े ने इन्वेस्टिगेशन की दिशा ही बदल दी। इस पर कुछ नंबर लिखे हुए थे जो शायद आग की वजह से धुंधले हो गए थे, लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद से NIA ने इन नंबरों को डिकोड कर लिया। यह इंजन नंबर और चेसिस नंबर का हिस्सा थे। यही वो पहला सुराग था जिसने एजेंसियों को उस दरिंदे तक पहुंचने का रास्ता दिखाया जिसने इस कार को खरीदा था। मारुति सुजुकी के इंजीनियर्स की मदद से पता चला कि यह कार 2011 में मैन्युफैक्चर हुई थी और पहली बार अनंतनाग में बेची गई थी।
लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। पिछले 8 सालों में यह कार 7 अलग अलग मालिकों के हाथ बिक चुकी थी। एनआईए की टीम एक के बाद एक सभी मालिकों तक पहुंची और अंत में उन्हें पता चला कि हमले से ठीक 10 दिन पहले यानी 4 फरवरी 2019 को यह कार सज्जाद भट्ट नाम के एक आदमी ने खरीदी थी। सज्जाद भट्ट बिजबेहारा का रहने वाला था। जब पुलिस सज्जाद के घर पहुंची तो वो वहां से फरार हो चुका था। सज्जाद का गायब होना इस बात का सबूत था कि वो इस साजिश का हिस्सा था, लेकिन सज्जाद सिर्फ एक प्यादा था। असली मास्टरमाइंड कोई और था जो पर्दे के पीछे छिपा था। एजेंसियों को इंटेलिजेंस इनपुट्स मिल रहे थे कि इस हमले के पीछे जैश-ए-मोहम्मद का हाथ है, लेकिन प्रूफ चाहिए था। तभी एक एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी मिली। एक मुठभेड़ में जैश के कुछ आतंकी मारे गए और उनके पास से एक टूटा हुआ मोबाइल फोन बरामद हुआ। आमतौर पर ऐसे टूटे हुए फोन बेकार होते हैं, लेकिन एजेंसियों ने इसे CERTIN के एक्सपर्ट्स के पास भेजा। जब इस फोन का डेटा रिकवर किया गया तो उसने इन्वेस्टिगेटर्स के होश उड़ा दिए। इस फोन में फोटोज और चैट्स का ऐसा खजाना था जिसने पूरी साजिश की परतें खोल कर रख दी। पता चला कि इस हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान से आया हुआ एक टेररिस्ट था जिसका नाम था उमर। उमर कोई मामूली आतंकी नहीं था, बल्कि वो जैश के चीफ मसूद अजहर का अपना भतीजा था। उमर पाकिस्तान से स्पेशली इस मिशन के लिए भारत भेजा गया था। उसने अफगानिस्तान के ट्रेनिंग कैंप्स में अलकायदा और तालिबान के साथ मिलकर एक्सप्लोसिव्स बनाने की ट्रेनिंग ली थी। अप्रैल 2018 में वो सांबा सेक्टर के रास्ते बॉर्डर क्रॉस करके भारत में घुसा था। उसने अपने साथ RDX और हाई ग्रेड एक्सप्लोसिव्स की तस्करी की थी। उमर कश्मीर में इद्रीस भाई के नाम से एक्टिव था। डेटा से पता चला कि उमर ने पुलवामा के लोकल लड़कों को ब्रेन वॉश किया और उन्हें इस हमले के लिए तैयार किया। उसने आदिल अहमद डार को सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए चुना, क्योंकि आदिल एक लोकल कश्मीरी था और उस पर किसी को शक नहीं होता। लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह था कि उमर ने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ते हुए अपना फोन अपने पास रखा था। उसके पाकिस्तान बैठे हैंडलर्स ने उसे फोन डिस्ट्रॉय करने को कहा था, लेकिन उमर एक लड़की के प्यार में पड़ गया था जिसका नाम था इंशा जान। इंशा जान पुलवामा की रहने वाली थी और वो उमर को लॉजिस्टिक्स प्रदान कराती थी। उमर इंशा से बात करने के लिए वो फोन यूज करता था और यही गलती उस पर भारी पड़ गई। इंशा जान और उसके पिता तारिक अहमद शाह ने ही आतंकवादियों को अपने घर में पनाह दी थी। यही वो घर था जहां हमले से पहले आदिल अहमद डार ने अपना आखिरी वीडियो रिकॉर्ड किया था, जो बाद में वायरल हुआ। रिकवर किए गए डेटा से पता चला कि यह साजिश कितनी गहरी थी। बॉम्ब बनाने के लिए अमोनियम नाइट्रेट और एल्यूमिनियम पाउडर का इस्तेमाल किया गया था। हैरानी की बात यह थी कि इन केमिकल्स को ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजन से ऑर्डर किया गया था ताकि किसी को शक न हो। वाइजोल इस्लाम नाम के एक शख्स ने अपने अकाउंट से यह ऑर्डर प्लेस किया था। पुलवामा में शाकिर बशीर के घर पर आईडी को असेंबल किया गया। उमर, जो कि एक आईडी एक्सपर्ट था, उसने खुद अपने हाथों से बॉम्ब बनाया। कार को मॉडिफाई किया गया और उसकी पिछली सीट्स हटाकर वहां एक्सप्लोसिव्स से भरे कंटेनर्स फिट किए गए। लगभग 200 किलोग्राम एक्सप्लोसिव्स उस छोटी सी कार में भरे गए थे। 14 फरवरी से पहले इन्होंने हाईवे की रेकी की और काफिले के आने का इंतजार किया। मौसम खराब होने की वजह से उन्हें कुछ दिन रुकना पड़ा, जो उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि जब हाईवे खुला तो काफिले का साइज बहुत बड़ा था। जिस दिन हमला हुआ उस दिन सुबह आदिल अहमद डार नहाया धोया और नए कपड़े पहने। उसने अपने घर वालों के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया और फिर मौत की गाड़ी लेकर हाईवे की तरफ निकल पड़ा। उमर और दूसरे हैंडलर्स लगातार उसके टच में थे और उसे गाइड कर रहे थे। जैसे ही काफिला पास आया, आदिल ने बिना किसी हिचकिचाहट के बटन दबा दिया और खुद को उड़ा दिया। इस हमले के बाद भारत ने वो किया जिसकी उम्मीद दुश्मन को नहीं थी। 12 दिनों के अंदर इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर जैश के ट्रेनिंग कैंप्स पर एयर स्ट्राइक की और सैकड़ों आतंकवादियों को ढेर कर दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। एनआईए और सिक्योरिटी फोर्सेस ने कश्मीर में छुपे बैठे सभी साजिशकर्ताओं को ढूंढ निकाला। मास्टरमाइंड उमर को मार्च 2019 में एक एनकाउंटर में मार गिराया गया। बॉम्ब बनाने वाला इस्माइल अलवी उर्फ लंबू भी बाद में मारा गया। कार खरीदने वाला सज्जाद भट्ट भी अपने अंजाम तक पहुंचा। एनआईए ने 13,500 पन्नों की चार्जशीट फाइल की, जिसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट के पक्के सबूत दिए गए।
पुलवामा हमले ने देश को झकझोर दिया था, लेकिन इसने हमें एकजुट भी किया। आज भी जब हम 14 फरवरी को याद करते हैं तो उन 40 बहादुर जवानों की कुर्बानी हमारी आंखें नम कर देती हैं। उनका बलिदान बेकार नहीं गया, क्योंकि इसके बाद टेररिज्म के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई, उसने आतंक की कमर तोड़ कर रख दी। ये थी कहानी उस दिन की जब देश रोया था, पर साथ ही दुश्मन को यह पैगाम भी मिला था कि नया भारत छेड़ता नहीं है, पर अगर कोई छेड़े तो उसे छोड़ता भी नहीं है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हर भारतीय को इस सच्चाई का पता चल सके। और अगर आपको जानना है कि पहलगाम अटैक कैसे हुआ था और उसका बदला हमारी भारतीय जवानों ने कैसे लिया था, तो आप ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। ऐसे ही ट्रू स्टोरीज और इन्वेस्टिगेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।